हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। केमिकल रिएक्शंस के बारे में बात हो गई थी कल। आज बात करते हैं केमिकल इक्वेशंस की। केमिकल इक्वेशंस क्या चीज़ है? तो केमिकल इक्वेशंस क्या चीज़ है, इसको लिखते हैं। केमिकल इक्वेशंस का मतलब क्या चीज़ है, मीन्स क्या चीज़ है क्या चीज़ है, ठीक है। केमिकल इक्वेशंस तो हमने पढ़ा था केमिकल रिएक्शंस को। केमिकल रिएक्शंस में हमने देखा था कि आपके जो रिएक्टेंट हैं वो किस में जा रहे हैं, रिएक्ट करके, आपस में मिक्स होकर के रिएक्ट करके एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। तो जाहिर सी बात है, सब्सटेंस जो होंगे, सब्सटेंस का नाम अगर लिखेंगे, जैसे हम बात करें सोडियम, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन, give a magnesium oxide. मैग्नीशियम ऑक्साइड देता है। अब इस केमिकल इक्वेशंस मतलब केमिकल रिएक्शंस को आप वर्ड के फॉर्म में लिखेंगे इस तरीके से, तो ये वर्ड फॉर्म इक्वेशंस कहलाएंगे। लेकिन अगर, और ये स्पेस भी ज्यादा ले रही है। देखिए, वर्ड के फॉर्म में अगर लिखना चाहते हैं, मतलब आप इनके मैग्नीशियम का पूरा नाम, ऑक्सीजन का पूरा नाम और मैग्नीशियम ऑक्साइड का पूरा नाम अगर लिखते हैं, तो ये पूरा बहुत आपका जगह लेता है। और हमें इस जगह को रिड्यूस करने के लिए एक टर्म आया कि आप सिंबल के फॉर्म में लिखिए। तो किसी भी केमिकल रिएक्शंस को उसके सिंबॉलिक फॉर्म में, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन करने की, रिप्रेजेंट करने की जो कंडीशंस है, फिनोमिना है, उसी को हम क्या कहते हैं, केमिकल इक्वेशन कहते हैं। जैसे मैं कहूं मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम का सिंबल जो होता है Mg होता है, और इसका स्टेट जो होता है सॉलिड होता है। ऑक्सीजन जो का जो सिंबल होता है वो होता है, ऑक्सीजन सिंगल फॉर्म में नहीं होता है, हमेशा डबल फॉर्म में होता है। इसका जो स्टेट होता है वो गैस होता है। तो रिएक्ट करके कहा गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया जिसका MgO होता है और ये भी सॉलिड फॉर्म में होता है। तो ये चीज हो गई आपके पास। किसी भी केमिकल रिएक्शन को उसके सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन करने की कंडीशंस को हम क्या कहते हैं, केमिकल इक्वेशन कहते हैं। आप समझ में आया होगा। किसी भी केमिकल रिएक्शंस को रिएक्टेंट के सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करने की कंडीशंस को क्या कहते हैं, हम केमिकल इक्वेशंस कहते हैं। ठीक है, अब सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट हो चुका है, तो ये देखते हैं कि केमिकल इक्वेशंस को राइट कैसे करते हैं। राइट इस तरीके से करते हैं। तो केमिकल इक्वेशन दो तरीके की होती हैं, एक होती है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस और एक होती है अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस। ठीक है, बैलेंस केमिकल इक्वेशंस का मतलब क्या होता है, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशंस का क्या मतलब होता है। सबसे पहले हाँ, एक चीज और है, रिएक्टेंट शुड बी प्लेस्ड इन लेफ्ट साइड। इस बात को समझिएगा, रिएक्टेंट should be placed in left side और प्रोडक्ट जो है should be placed in right side। ठीक है, तो ये आपका राइट साइड ऑफ एरो लिख लीजिए, लेफ्ट साइड ऑफ एरो। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी चाहिए कि जो रिएक्टेंट है वो एरो के लेफ्ट साइड में रखा जाएगा और जो प्रोडक्ट है वो एरो के राइट साइड में रखा जाएगा। ठीक है, पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन।
अब केमिकल इक्वेशंस जो होती है दो तरीके की होती है, एक बैलेंस केमिकल इक्वेशंस और एक होती है अनबैलेंस केमिकल इक्वेशंस। तो एक बैलेंस्ड होती है केमिकल इक्वेशंस और एक होती है अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस। अनबैलेंस केमिकल इक्वेशंस। बैलेंस केमिकल इक्वेशंस का मतलब क्या चीज होता है? बैलेंस केमिकल इक्वेशंस का मतलब क्या होता है कि रिएक्टेंट साइड में जितने भी एटम्स हैं उतने एटम प्रोडक्ट साइड में होने चाहिए। ये कहता है बैलेंस्ड। मींस फिनोमिना बैलेंस का क्यों आया है? हमको ये पता है कि जब हम कोई चीज मिक्स करते हैं तो 5 ग्राम ले लिए हम आयरन और 5 ही ग्राम ले लिए हम सल्फ्यूरिक एसिड ले लेते हैं, ठीक है। या तो आप कोई भी और एलिमेंट ले लीजिए, 5 ग्राम ऑक्सीजन ले लीजिए, 5 ग्राम आप आयरन ले लीजिए। जब मिक्स करेंगे तो आपको आयरन ऑक्साइड मिलना चाहिए आपको 10 ग्राम, ठीक है। 10 ग्राम आपको आयरन ऑक्साइड मिलना चाहिए क्योंकि आपने दो चीज मिक्स किया है। मिक्स करने के बाद वो तो क्वांटिटी जो है उसका मास जो होना चाहिए ऐड हो जाना चाहिए मास, और आपको जो मिलना चाहिए फाइनली रिजल्ट जो मिलना चाहिए वो कितना मिलना चाहिए? 10 ग्राम का रिजल्ट मिलना चाहिए क्योंकि 5-5 ग्राम आपने दोनों चीज लिया हुआ है, ठीक है। तो वही चीज यहाँ गई कि आपका एक तरफ जो रिएक्टेंट आप जो मिक्स कर रहे हो वो आपका जो मास है और जो मिल रहा है जो उसका जो मास है, दोनों का मास क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। मींस हम ये कह लें कि नंबर ऑफ एटम्स इन लेफ्ट साइड शुड बी इक्वल टू द नंबर ऑफ एटम इन राइट साइड। मींस नंबर ऑफ एटम बैलेंस केमिकल इक्वेशन में हम अगर बात करें, number of atoms, number of each atom in reactant side, number of each atoms in reactant side should be equal to number of each atom in प्रोडक्ट साइड। कहने का मतलब है कि रिएक्टेंट की तरफ अगर जितने एटम्स हैं 10, 12, 13, 14 जो भी एटम्स हैं सबकी काउंटिंग कर ली गई है, उतने ही एटम्स प्रोडक्ट साइड में होने चाहिए, तब जाकर के बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होगी। सपोज दैट, जस्ट एग्जांपल, मैग्नीशियम बर्न, जब हम मैग्नीशियम को बर्न करते हैं, व्हेन ए मैग्नीशियम रिबन बर्न, व्हेन ए मैग्नीशियम रिबन बर्न, तब क्या होता है? मैग्नीशियम का सिंबल होता है Mg और ये होता है S और प्लस O2, और ये क्या देगा? ये इसका स्टेट है आपका ऑक्सीजन का गैस है, और ये देता है मैग्नीशियम ऑक्साइड का पाउडर देता है MgO। अब ये MgO जो मिला हुआ है, ये MgO देखिए, इधर Mg कितना है? मैग्नीशियम 1 है, उधर मैग्नीशियम 1 है। तो मैग्नीशियम जितने भी है, मैग्नीशियम का इधर वाला एटम्स, मैग्नीशियम के उधर जो एटम्स है दोनों इक्वल होने चाहिए। इधर ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं, इधर ऑक्सीजन के 1 एटम्स है, मींस ऑक्सीजन अनबैलेंस्ड है। ऑक्सीजन के 2 एटम्स इधर होने चाहिए तो ऑक्सीजन के 2 एटम्स इधर भी होने चाहिए। दोनों तरफ का एटम्स का होना चाहिए? बैलेंस्ड होना चाहिए, मतलब दोनों तरफ सेम एटम्स होने चाहिए। ये नहीं कि आपका इधर ज्यादा है उधर कम हो जाए। तो दोनों तरफ यही कहता है कि नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ ईच एटम, जितने एटम्स हैं वो सारे के सारे एटम्स इन रिएक्टेंट साइड शुड बी इक्वल टू द नंबर
नंबर ऑफ ईच एटम इन प्रोडक्ट साइड में जितने आइटम्स होंगे उतने ही आइटम्स आपके हर एक आइटम्स के काउंटिंग इधर सेम होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर देखा जाए इधर आपके पास 2 आइटम ऑक्सीजन के, तो उधर भी 2 आइटम्स करना पड़ेगा, तो 2 का सामने से मल्टीप्लाई कर दिए 2 MgO। अभी बात करेंगे इसको बैलेंस कैसे करते हैं, बट आप समझिए कि 2 ऑक्सीजन इधर भी होने चाहिए, 2 इधर नहीं लगा सकते, क्योंकि जब इधर लगा देंगे तो ये फार्मूला बैलेंस वो क्या बोलते हैं बेकार हो जाएगा इसका, ठीक है। फार्मूला कोई दूसरा प्रोडक्ट शो करना लगेगा, ठीक है। तो यहां पास ऑक्सीजन जो है 2 है और मैग्नीशियम वहां पास 2 हो चुका है, तो यहां पास भी मैग्नीशियम 2 करना पड़ेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि दोनों तरफ मैग्नीशियम क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, ठीक है। तो ये हो गई बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस, ठीक है। अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस क्या होती है देखते हैं। number of each atom in reactant side does not equal to number of each atom in product side, ठीक है। नंबर ऑफ आइटम जो है वो प्रोडक्ट साइड जो है वो इक्वल नहीं होगा। चलिए बात करते हैं। तो हमने जाना कि अनबैलेंस केमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं, इस तरीके की होती हैं। इसका मतलब जो रिएक्टेंट साइड के जो एटम्स हैं, ईच एटम जो रिएक्टेंट साइड है वो प्रोडक्ट साइड के एटम्स के बराबर नहीं होंगे, ठीक है। जैसे मैं कहूं H2 गैस रिएक्ट किया ऑक्सीजन गैस के साथ, क्या दिया, वाटर दिया, मींस H2O दिया, और ये लिक्विड फॉर्म में है, ठीक है। अब मुझे दिख रहा है इधर 2 हाइड्रोजन, उधर 2 हाइड्रोजन, इधर 1 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, उधर क्या 1 ऑक्सीजन है। तो ये चीज हमको पता चला ये अनबैलेंस्ड है। क्या है, अनबैलेंस्ड है। और ये क्या है, बैलेंस्ड है। ठीक है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस है। वो कैसी इक्वेशंस है, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस है। चलिए, तो हमें इस बात को यहां पास पता चला कि ये चीज बता रहा है, अभी डिस्कस किया था कि जिधर जितना रिएक्टेंट साइड में मास होगा उतना ही प्रोडक्ट साइड में मास होना चाहिए। तो हमको ये पता चला मास कभी डिस्ट्रॉय नहीं होता, मास कभी डिस्ट्रॉय नहीं होता है। तो ये एक लॉ को फॉलो करता है जिसका नाम क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। ये क्या फॉलो करता है, ये फॉलो करता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये कहता है कि मास नेदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय, ठीक है। तो क्या है, ओबे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। कौन फॉलो करता, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। रिएक्टेंट साइड में जितना मास है, मींस रिएक्टेंट साइड में जितना एटम्स है उतना ही एटम प्रोडक्ट साइड में होना चाहिए, मींस उतना ही मास प्रोडक्ट साइड में होने चाहिए। दोनों की तरफ इक्वल मास होना चाहिए, इक्वल एटम्स होना चाहिए। अनबैलेंस इक्वेशन इस तरीके के लॉ को फॉलो नहीं करता है। अगर एक की तरफ ज्यादा मास है तो हो सकता है दूसरी तरफ आपका कम मास हो जाए, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होती है, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होती है, ठीक है। इवन केमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं, केमिकल इक्वेशंस का फिर मतलब मैं समझा दूं, किसी भी केमिकल रिएक्शन को उसके सिंबॉलिक फॉर्म में, उसके रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करने की जो कंडीशंस है उन्हीं को हम क्या कहते हैं, केमिकल इक्वेशंस कहते हैं। तो केमिकल इक्वेशन 2 तरीके की होती हैं, बैलेंस केमिकल इक्वेशन और अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होती हैं कि रिएक्टेंट साइड में जितने भी आइटम्स हैं वो सारे के सारे आइटम्स की जो क्वांटिटी है प्रोडक्ट साइड में प्रेजेंट होने चाहिए, उसे हम कहते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशंस। इधर अनबैलेंस में है, कोई जरूरी नहीं है, सॉरी आपका नंबर ऑफ आइटम जो रिएक्टेंट साइड है ईच आइटम जो है वो बराबर नहीं होगा नंबर ऑफ आइटम प्रोडक्ट साइड के बराबर, ठीक है। तो उसको हम क्या कहते हैं, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। दोनों की एग्जांपल आपके सामने रखे हुए, ठीक है। पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन।
और एक चीज आप जान गए हैं कि ये जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करता है, ठीक है। मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय, ये याद रखिएगा, वो मार्क्स क्वेश्चन बन जाता है कभी कभी। चलिए अब बात आती है कि केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस किया गया, हाउ क्या बोलते हैं कि बैलेंसिंग सीखते हैं। बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस, ठीक है। केमिकल इक्वेशंस की बैलेंसिंग सीखते हैं, क्या चीज बैलेंसिंग है, मैं 3-4 एग्जांपल से आपको शो करूंगा कैसे बैलेंस किया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं जो एनसीईआरटी का जो रूल है। एनसीईआरटी का जो रूल कहता है वो ये कहता है कि आपको सबसे पहले बॉक्स बना लेना है, सबसे पहले बॉक्स बना लेना है कि आप जो फार्मूला है, सपोज दैट फर्स्ट स्टेप राइट केमिकल इक्वेशंस, केमिकल इक्वेशंस को सबसे पहले राइट करते हैं, ठीक है, ये चीज है। दूसरी बात, आप उसके बाद आगे फॉलो करेंगे, क्या करेंगे आप फॉलो कि चलिए लिख लिया हमने Fe2 सॉरी आयरन सॉलिड के फॉर्म में है, ये स्टेट आपका, और वाटर मॉइस्चर गैस के फॉर्म में, और उसके बाद में है प्लस फेरिक ऑक्साइड है, चलिए Fe3O4 प्लस H2 और ये गैस है, ये सॉलिड है, ये चीज है हमारे पास है, ठीक है। ये केमिकल रिएक्शंस हैं, ठीक है। सबसे पहले इस बात को समझिए कि इस केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करते समय मल्टीप्लिकेशंस करना पड़ेगा आपको। देन मल्टीप्लाई कैसे करना, इस बात को समझिए। मल्टीप्लिकेशन टेक्स बाय फॉरवर्ड इन फ्रंट, मल्टीप्लाई एनी नंबर बाय फ्रंट, ठीक है। तो हम इस बात को ध्यान रखते हैं, मल्टीप्लाई एनी नंबर इन रिएक्टेंट साइड एलिमेंट्स एंड प्रोडक्ट साइड एलिमेंट, ठीक है। मल्टीप्लाई एनी नंबर इन रिएक्टेंट एलिमेंट एंड प्रोडक्ट साइड एलिमेंट बाय फ्रंट, in front of element, ठीक है। किसी भी एलिमेंट में अगर कोई मल्टीप्लाई कर रहे हैं, आप उसके फ्रंट से मल्टीप्लाई करेंगे, पीछे से मल्टीप्लिकेशन नहीं चलेगा, ठीक है।
ठीक है, जब हम काउंटिंग करते हैं तो उस बात को ध्यान रखते हैं कि फ्रंट वाला जो नंबर है और बैक वाला जो नंबर है वो दोनों आपस में मल्टीप्लाई होकर के आपकी काउंटिंग देते हैं। तो इस बात को ध्यान रखना पड़ेगा। तो मैं इसको इरेज करता हूं, आप इसको नोट कर ले। स्टेप्स नंबर 1 क्या कहता है इसको बैलेंस करने को? स्टेप्स नंबर ये कहता 2 है कि सबसे पहले बैलेंस्ड पॉलीएटॉमिक एटम्स, इसको हम कहते हैं कंपाउंड एटम बेटा। If both side present, if both side present, अगर दोनों साइड सेम पॉलीएटॉमिक प्रेजेंट है, पॉलीएटॉमिक एटम्स कंपाउंड एटम्स प्रेजेंट है, तो हम पॉलीएटॉमिक एटम्स को सबसे पहले बैलेंस करेंगे, उसके बाद हम दूसरा कुछ करेंगे। ठीक है, फिर बाद में देखा जाएगा। अगर पॉलीएटॉमिक एटम्स प्रेजेंट नहीं है, पॉलीएटॉमिक एटम्स होते क्या क्या है इस बात को समझ लीजिए। SO4 होता है पॉलीएटॉमिक एटम्स, ठीक है। उसके बाद में NO3 माइनस का 1 होता है, OH माइनस का 1 होता है, CO3 माइनस का 2 होता है। ठीक है, इस तरीके के आप एटम्स, कंपाउंड एटम्स जो होंगे, कंपाउंड आयन जिसे कह सकते हैं हम, इनको आपने पढ़ा होगा 9th क्लास में, आपको बताया गया होगा। ठीक है, तो इस तरीके के एटम्स को हम सबसे पहले अगर देखेंगे, जो रिएक्टेंट साइड में है और जो प्रोडक्ट साइड में है, दोनों तरफ प्रेजेंट होना चाहिए। मतलब SO4 इधर भी हो और SO4 उधर भी हो, तब आप सबसे पहले किसको बैलेंस करेंगे? पॉलीएटॉमिक एटम्स को बैलेंस करेंगे। ठीक है, अगर आपका ये चीज नहीं प्रेजेंट है तो फिर आप क्या करेंगे? और करके लिखते हैं बैलेंस्ड मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट। सबसे पहले उसको बैलेंस करेंगे जो मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट है। ठीक है, तो चलते हैं, देखते हैं इसमें कौन, ये ब्लॉक बना लेते हैं हम। इस ब्लॉक में अगर देखा जाए, इधर की तरफ हम एलिमेंट लिखते हैं और ये रिएक्टेंट साइड का एलिमेंट है और ये प्रोडक्ट साइड का एलिमेंट P है। एलिमेंट कौन कौन से ये लिख लेते हैं। एलिमेंट अगर देखा जाए, रिएक्टेंट साइड में Fe है और इधर हाइड्रोजन है और फिर ऑक्सीजन है। बस इतने ही एलिमेंट है, इससे ज्यादा एलिमेंट नहीं है। अब बात करते हैं रिएक्टेंट साइड में Fe कितना है? 1 है। रिएक्टेंट उसके बाद में प्रोडक्ट साइड में Fe कितना है? आयरन कितना है? Fe यहां 3 रखा हुआ है, तो इसका मतलब यहां 1 है, यहां 3 है, दोनों का मल्टीप्लाई होगा। दो एलिमेंट के बीच में अगर दो नंबर्स के बीच में एलिमेंट पड़ता है तो उसका मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए। तो ये 1 और 3 का मल्टीप्लाई हुआ तो 1 × 3 3 मिलेगा, इसका मतलब Fe कितना हुआ? 3 हुआ। हाइड्रोजन इधर कितना है? इधर हाइड्रोजन 2 है और इधर हाइड्रोजन कितना है? इधर भी हाइड्रोजन 2 है। ठीक है, इधर ऑक्सीजन कितना है? इधर ऑक्सीजन 1 है और उधर ऑक्सीजन कितना है? इधर देखिए, यहां 4 है, इसके सामने 1 है, तो 1 × 4 क्या मिलेगा? इसको काउंट हम नहीं करेंगे क्योंकि ये 3 की Fe के साथ में लगा हुआ तो 3 टाइम्स हो जाएगा। ये 4 के साथ में कौन लगा हुआ है? आपका O लगा हुआ है, तो 4 में O लगा हुआ है, तो जैसे बात है 4 1 जा 4, तो ऑक्सीजन हुए 4। इधर 1 ऑक्सीजन था, इधर 4 ऑक्सीजन है। सबसे ज्यादा एलिमेंट कौन से हैं? सबसे ज्यादा एलिमेंट है प्रोडक्ट साइड में आपके ऑक्सीजन। तो सबसे ज्यादा एलिमेंट को हम बैलेंस करते हैं तो क्या करेंगे? ऑक्सीजन में, प्रोडक्ट साइड में जो ऑक्सीजन है उसके साथ आप क्या कर दीजिए? 4 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा क्या?
ये नई इक्वेशन 4 का मल्टीप्लाई उधर साइड करना है, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो मैंने आपको बताया था जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो फ्रंट से होगा। जैसे आप 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे ही 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, किसमें करना है, रिएक्टेंट साइड में कर रहे हैं, देख लीजिए। तो 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, इधर का मतलब रिएक्टेंट साइड में 4, एक ऑक्सीजन था, 4 करना तो 4 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 4 ऑक्सीजन हो गए Fe प्लस। अब 4 मल्टीप्लीकेशन हुआ ऑक्सीजन के साथ, लेकिन साथ में हाइड्रोजन भी उसके साथ में हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 4H2O गैस मिला के आपके पास H2O Fe3 O4 सॉलिड और प्लस में आपका H2 गैस। अब क्या करेंगे, ये आपका फर्स्ट स्टेप था, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप में क्या, एग्जामिन द मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट फर्दर। दोबारा फिर से एग्जामिन करिए कौन से नंबर ऑफ एलिमेंट ज्यादा हो रहे हैं। एग्जामिन द maximum number of element present after above balancing, above ऊपर जो बैलेंसिंग हो चुकी है उसके बाद कितने एलिमेंट किसके कितने पर बचे हुए हैं उसको काउंट करना है, और सबसे ज्यादा वो एलिमेंट जो होंगे उसको फिर से बैलेंस कर देना है। तो चलते हैं फिर से। आप ये बॉक्स आप थोड़ा सा लो बनाना पड़ेगा आपको। तो ये एलिमेंट हो गया बेटा, ये प्रोडक्ट हो गया, सॉरी रिएक्टेंट हो गया, ये प्रोडक्ट साइड हो गया। यहां पास मैं Fe लिखता हूं और यहां लिखता हूं मैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है। Fe के कितने इधर है रिएक्टेंट साइड में, Fe के सॉरी इसको एग्जामिन करना है अब, क्योंकि बैलेंस ये हो चुका था, ये मिला आपको, इसको एग्जामिन करना है। Fe इधर 1 है, इधर 3 है। हाइड्रोजन इधर कितने हैं, अब इसको एग्जामिन करना है, जिसको बैलेंस कर चुके हैं पहले बार में। इधर हाइड्रोजन 8 है, 8 हाइड्रोजन है, 4 सामने से है, 2 इधर से, 4 दूना 8 हुआ, 8 हाइड्रोजन हुए। उधर हाइड्रोजन कितने हुए, 2 है। इधर ऑक्सीजन 4 सामने से मल्टीप्लाई हुआ 1 है, तो ऑक्सीजन 4 हुए, ठीक है। उसके बाद अगर देखा जाए उधर ऑक्सीजन कितना है, उधर भी ऑक्सीजन 4 ही है। अब ऑक्सीजन 4 है तो अब क्या कर रहे हैं, हाइड्रोजन सबसे ज्यादा है तो हाइड्रोजन को बैलेंस कर रहे हैं। तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, प्रोडक्ट साइड वाले हाइड्रोजन में 4 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो प्रोडक्ट साइड वाले ऑक्सीजन में 4 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो मिलेगा क्या, ठीक है। पॉज द वीडियो, नोट डाउन दिस पॉलीएटॉमिक आइटम्स, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए इधर देख लेते हैं, इसको इरेज करके। देखा, अगर देखा तो हमने प्रोडक्ट साइड में 4 का मल्टीप्लाई किया हाइड्रोजन के साथ में, तो हमको क्या मिला, FeS प्लस 4H2O गैस, क्या मिल रहा है आपके पास, Fe3O4 और प्लस 4H2, ये मिल रहा है, ठीक है। ये चीज मिल गया। दोबारा हमने एग्जामिन किया, फिर से एग्जामिन किया, फिर से मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट देखेंगे आप कितना है, तो फिर से एग्जामिन किया, एग्जामिन करने के बाद फिर से देखा, जो बैलेंस हो चुका है अबव उसको हम एग्जामिन करेंगे, एलिमेंट और प्रोडक्ट और ये रिएक्टेंट साइड में। Fe हाइड्रोजन ऑक्सीजन, Fe इधर कितना 1 है, इधर कितना 3 है, इधर कितना है आपके पास हाइड्रोजन, इधर 4 2 8 हाइड्रोजन, उधर कितना हाइड्रोजन, इधर भी 8 हाइड्रोजन, इधर कितना ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन, इधर कितना ऑक्सीजन, इधर भी 4 ऑक्सीजन, ठीक है। चलिए अब आपका कौन बचा, Fe जो है वो इधर 3 है और इधर 1 है, इसमें भी कितना मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। जैसे 3 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये बन जाएगा 3Fe प्लस
4H2O प्लस 4H2O गैस के फॉर्म में होगा ये H2O, और Fe3O4 सॉलिड के फॉर्म में प्लस 4H2, ठीक है, ये मिलेगा आपको, वो गैस के फॉर्म में होगा। ये आपकी जो इक्वेशन है वो बैलेंस्ड हो गई। ये आपका एनसीईआरटी रूल कहता है, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग आप बैलेंस कर सकते हैं, आपका बैलेंस हो गया, ठीक है। और एक बात आपको याद रखो, ये स्टेप्स है बैलेंसिंग करने के, कोई जरूरी नहीं कि ये सारे स्टेप्स आप उसमें लिखें, क्योंकि 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। 1 मार्क्स का क्वेश्चन में इतना लंबा चौड़ा आप क्या करेंगे, आप करेंगे तो आपको टाइम लग सकता है। तो इसको एक तरीके से रैंडम आप समझिए कि किसमें कितना मल्टीप्लाई करना है, बार बार एक इक्वेशन को एक इक्वेशन लिख लीजिए, आप बॉक्स बना लीजिए, बॉक्स बनाने के बाद फिर रफ वर्क में आप आराम से सो करके आप लिख लीजिए, रफ वर्क में कर लीजिए, जल्दबाजी में स्टेप, ये स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है, केवल आपको ये देखना है कि कौन कितना आइटम ज्यादा है, कौन कितना कम है, उसी में मल्टीप्लाई करिए, बैलेंस करिए, उसके बाद फाइनल इक्वेशन। इसके बाद ये अनबैलेंस इक्वेशन है, इसके बाद डायरेक्ट ये बैलेंस इक्वेशन आपको बोर्ड एग्जाम में, मतलब जो भी एग्जाम होगा उसमें डायरेक्ट बैलेंस इक्वेशन लिखना है, ये बीच के स्टेप्स आपको नहीं लिखना है, लेकिन ये सिखाने के लिए आपको बताया जाता है कि आप इस तरीके से बैलेंस करेंगे, ठीक है। मैं और 1-2 स्टेप्स बताऊंगा, मतलब और 1-2 तरीका बताऊंगा, जैसे एबीसी मेथड है, फिर आपका हिट एंड ट्रायल मेथड है, वो सारे के सारे मेथड में एक एक क्वेश्चन लेकर के सॉल्व करूंगा, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा आपको। पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन।